वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारा आज का पहला टॉपिक है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसको शॉर्ट में ARP भी कहते हैं। इट इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल टू मैप IP नेटवर्क एड्रेसेस टू द हार्डवेयर एड्रेसेस। यानी ये एक प्रोटोकॉल है जो IP के इस्तेमाल में आता है। और IP क्या है? ये एक और प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। काम इसका ये होता है कि ये IP नेटवर्क एड्रेसेस को हार्डवेयर एड्रेसेस पर मैप करता है, यानी कन्वर्ट करने के काम आता है। ये कैसे काम करेगा इसको भी हम कुछ देर में देखते हैं। ARP is an interface between OSI network and OSI data link layer। OSI मॉडल हमने डिस्कस किया था, जिसमें मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं। इनमें से एक लेयर है नेटवर्क और एक डाटा लिंक लेयर है। ARP प्रोटोकॉल इन दोनों लेयर्स के बीच में इंटरफेस का काम करता है। काम कैसे करता है ARP? Every new computer on joining a LAN is assigned a unique IP address। जब भी कोई कंप्यूटर LAN में ज्वाइन करता है, वो उस नए कंप्यूटर को एक IP एड्रेस दे दिया जाता है। IP एड्रेस आप जानते हैं, डिस्कस हुआ था कि एक 4 हिस्सों पर मुश्तमिल एक नंबर होता है, हर हिस्से के बीच में एक डॉट होता है। तो जब भी एक कंप्यूटर LAN में आता है तो उसको एक IP एड्रेस दिया जाता है जो यूनिक होता है, यानी दो कंप्यूटर्स का IP एड्रेस सेम नहीं हो सकता। A packet arrives at gateway। अब एक डाटा आया, उसने उस LAN पर मौजूद किसी भी कंप्यूटर तक डिलीवर होना है। गेटवे आस्क्स द ARP प्रोग्राम टू फाइंड अ MAC एड्रेस दैट मैचेस द IP एड्रेस। यहाँ MAC एड्रेस से मुराद, ऊपर जैसे डेफिनेशन में हमने देखा हार्डवेयर एड्रेस की टर्म हमने यूज़ की, तो MAC एड्रेस हार्डवेयर एड्रेस या फिज़िकल एड्रेस ही होता है। तो जब एक पैकेट आएगा, डाटा आएगा, तो सबसे पहले एक ARP प्रोग्राम एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल उस पैकेट के डेस्टिनेशन को देखेगा कि वो पैकेट किस कंप्यूटर तक पहुंचना है, और उस डेस्टिनेशन में एक IP एड्रेस दिया हुआ होगा। ARP प्रोग्राम उस IP एड्रेस को लेगा और LAN पर मौजूद तमाम कंप्यूटर्स के MAC यानी हार्डवेयर एड्रेसेस से कंपेयर करेगा। A table called the ARP cache maintains a record of each IP address and its corresponding MAC address। अब ARP प्रोग्राम कैसे काम करेगा? ARP प्रोग्राम के पास एक कैश मेंटेन होती है, जिसमें नेटवर्क पर मौजूद तमाम कंप्यूटर्स के IP एड्रेस और उस IP एड्रेस के अगेंस्ट MAC एड्रेसेस का रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो ARP प्रोग्राम उस कैश में से तलाश करता है कि जो डाटा आया है उसका डेस्टिनेशन कंप्यूटर का IP एड्रेस क्या मेरे पास मौजूद है, और क्या उस IP एड्रेस के अगेंस्ट क्या MAC एड्रेस मेरे पास मौजूद है। इफ़ द IP टू MAC एड्रेस ट्रांसलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर ARP प्रोग्राम को ये कन्वर्जन, ये मैपिंग मिल जाती है, यानी उसको IP एड्रेस अपनी कैश में से मिल जाता है और उसके अगेंस्ट MAC एड्रेस भी मिल जाता है, देन अ न्यू ARP रिक्वेस्ट इज़ अननेसेसरी। तो हमारा काम हो गया। इफ़ द ट्रांसलेशन डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर उसे ये कन्वर्जन नहीं मिलती, अगर IP एड्रेस की एंट्री कैश में मौजूद नहीं है, देन द रिक्वेस्ट फॉर नेटवर्क एड्रेसेस इज सेंट एंड ARP इज़ परफॉर्म्ड। फिर एक और काम किया जाता है। क्या काम होता है? ARP ब्रॉडकास्ट्स अ रिक्वेस्ट पैकेट टू ऑल द मशीन्स ऑन द LAN। ARP प्रोग्राम नेटवर्क पर मौजूद, LAN पर मौजूद तमाम कंप्यूटर्स को एक रिक्वेस्ट भेजेगा और पूछेगा, and asks if any of the machines know they are using that particular IP address, कि क्या किसी मशीन का IP एड्रेस उस IP एड्रेस से मैच करता है जो आने वाले डाटा के डेस्टिनेशन एड्रेस के तौर पर दिया गया है। When a machine recognizes the IP address as its own, और अगर कोई कंप्यूटर का IP एड्रेस डाटा के साथ आने वाले डेस्टिनेशन IP एड्रेस से मैच हो जाए, इट सेंड्स अ रिप्लाई, तो वही कंप्यूटर सिर्फ रिस्पॉन्स करता है। सो ARP कैन अपडेट द कैश फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और साथ ही ARP क्या करता है, नई एंट्री करता है कैश के अंदर
यानी जिस कंप्यूटर ने अभी इसको रिस्पॉन्स किया है कि हाँ ये मेरा ही आईपी एड्रेस है, तो उसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस और उसका मैक एड्रेस अपनी कैश में एंटर कर लेता है, ताकि फ्यूचर में इस तरह की मैपिंग की ज़रूरत पड़े तो आसानी से की जा सके और ब्रॉडकास्टिंग की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरह से कम्युनिकेशन प्रोसीड करती है और डाटा रिक्वायर्ड कंप्यूटर तक डिलीवर कर दिया जाता है। अभी हमने जो भी डिस्कस किया उसको अभी मैं यहाँ पर उसकी वर्किंग को दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी एक डायग्राम की मदद से। यहाँ पे आप देखें कि एक कंप्यूटर है, लेट्स से इसका नाम है ए, होस्ट ए। इसने कोई डाटा भेजना है होस्ट बी तक। अब होस्ट ए से जो डाटा आएगा उसमें डाटा के अलावा होस्ट बी का यानी डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस भी होगा। अब ये रिक्वेस्ट, डाटा ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट गेटवे तक पहुंची। अब गेटवे ने अपनी कैश को चेक करना है। वो कैश में देखेगा कि क्या जो आईपी एड्रेस आया है रिक्वेस्ट के साथ उसका मैक एड्रेस मेरे पास मौजूद है। अगर तो मौजूद है तो सिंपली वो उस मैक एड्रेस को उठाएगा और आने वाले डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर एआरपी प्रोग्राम के पास, गेटवे पर मौजूद एआरपी प्रोग्राम के पास मैपिंग मौजूद नहीं है, आईपी एड्रेस के कोरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस मौजूद नहीं है, तो वो लैंड पर मौजूद तमाम कंप्यूटर्स, यहाँ पर 3 कंप्यूटर्स हैं, होस्ट बी, सी और डी, तीनों को एक रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करेगा और साथ में एक आईपी एड्रेस भेजेगा जो डाटा रिक्वेस्ट के साथ होस्ट ए ने भेजा था। और वो इन कंप्यूटर से कहेगा कि वो चेक करें कि क्या उनका आईपी एड्रेस वही तो नहीं जो अभी अभी गेटवे ने उन तक भेजा है। जिस कंप्यूटर के साथ आईपी एड्रेस मैच कर जाएगा, इन दिस केस फॉर एग्जांपल होस्ट बी के साथ मैच कर गया, तो होस्ट बी रिस्पॉन्ड करेगा गेटवे को। एआरपी प्रोग्राम जो गेटवे पे मौजूद होगा वो एक नई एंट्री करेगा अपनी कैश के अंदर, जिसमें वो होस्ट बी का आईपी और मैक एड्रेस ऐड कर लेगा, ताकि फ्यूचर में अगर कोई डाटा होस्ट बी के लिए आता है तो ब्रॉडकास्ट किए बगैर होस्ट बी का मैक एड्रेस मिल जाए। इस तरह से कैश अपडेट हो जाती है और उसके बाद होस्ट ए से डाटा होस्ट बी तक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दूसरा हमारा टॉपिक है नेटवर्क प्रिंटर। अ नेटवर्क प्रिंटर इज़ अ प्रिंटर that is accessible by network connections, making it usable by other computers connected to the network. एक प्रिंटर नेटवर्क के थ्रू इस्तेमाल किया जाए ताकि सिर्फ एक कंप्यूटर ही नहीं, नेटवर्क पर जितने भी कंप्यूटर्स मौजूद हैं वो उस प्रिंटर रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकें। द प्रिंटर में हैव इट्स ओन नेटवर्क कनेक्शन। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं कि नेटवर्क प्रिंटर किस किस तरह से अवेलेबल हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि नेटवर्क पर जो प्रिंटर मौजूद है उसका अपना एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू वो नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है डायरेक्टली, और कोई भी कंप्यूटर इसको इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरा तरीका ये है, यूज़ द नेटवर्क कनेक्शन ऑफ अ सिंगल डेडिकेटेड कंप्यूटर टू विच इट हैज़ अ लोकल कनेक्शन। दूसरा तरीका ये है कि प्रिंटर का ख़ुद तो डायरेक्ट नेटवर्क एक्सेस नहीं है, अलबत्ता उसको किसी और कंप्यूटर से अटैच कर दिया गया है और आगे वो कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है और वो नेटवर्क प्रिंटर को नेटवर्क पर मौजूद तमाम कंप्यूटर्स के लिए एक्सेसिबल बना रहा है। यहाँ पर आप डायग्राम देखें, ये एक छोटा सा नेटवर्क शो हुआ है जिसमें एक सर्वर पीसी है और 2 क्लाइंट पीसीज हैं और वो हब के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक नेटवर्क बन रहा है। नेटवर्क प्रिंटर इस केस में नेटवर्क से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ है सर्वर पीसी के थ्रू, और सर्वर पीसी के थ्रू जब प्रिंटर जुड़ जाता है तो उसके बाद ये प्रिंटर तमाम नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर्स के एक्सेस के लिए अवेलेबल है। थर्ड हमारा टॉपिक है हाइब्रिड टोपोलॉजी। टोपोलॉजीज हमने डिस्कस की थी, हमने बस टोपोलॉजी की, स्टार टोपोलॉजी की, रिंग टोपोलॉजी की, मैश एंट्री टोपोलॉजी। एक और टर्म है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन। तो हम डिफाइन इसको यूँ करेंगे कि एन इंटीग्रेशन ऑफ 2 or more डिफरेंट टोपोलॉजीज टू फॉर्म अ रिजल्टेंट टोपोलॉजी।
दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ जब मिलेंगी तो एक नई टोपोलॉजी बनेगी विच हैज़ मैनी एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। और हर टोपोलॉजी की तरह इस नई टोपोलॉजी के फ़ायदे भी होंगे और नुकसान भी होंगे। ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट बेसिक टोपोलॉजीज़ रादर देन हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन स्पेसिफिक टोपोलॉजी। अब इस नई बनने वाली टोपोलॉजी के, हाइब्रिड टोपोलॉजी के फ़ायदे कौन से होंगे? वो फ़ायदे, अगर इसने बस और स्टार और रिंग टोपोलॉजी को आपस में जोड़ा है तो जो फ़ायदे बस, स्टार और रिंग टोपोलॉजी के हैं वही फ़ायदे हाइब्रिड टोपोलॉजी के भी होंगे। लेकिन हाइब्रिड टोपोलॉजी के नुकसानात कौन से होंगे? जो बस, रिंग और स्टार टोपोलॉजी के होंगे। यानी जिन जिन टोपोलॉजीज़ को हाइब्रिड टोपोलॉजी ने कंबाइन किया है उनके फ़ायदे और उनके नुकसान सब हाइब्रिड टोपोलॉजी में मौजूद होंगे। यहाँ पर एक हाइब्रिड टोपोलॉजी दिखाई गई है जो 3 टोपोलॉजीज़ को जोड़ रही है। ये हमारी बस टोपोलॉजी है, ये रिंग टोपोलॉजी है, ये स्टार टोपोलॉजी है। इन तमाम टोपोलॉजीज़ को मिलाकर हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाई गई है। हाइब्रिड टोपोलॉजी की 2 मेन टाइप्स हैं। स्टार रिंग हाइब्रिड टोपोलॉजी। स्टार रिंग हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? इसमें 2 or more स्टार टोपोलॉजीज आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ रिंग टोपोलॉजी। हमारे पास एक से ज़्यादा स्टार टोपोलॉजीज़ हैं जिनको हमने ज्वाइन करना है, और अगर हम उनको रिंग टोपोलॉजी के ज़रिए ज्वाइन करें तो ये स्टार रिंग हाइब्रिड टोपोलॉजी है। इस डायग्राम में आप देखें, यहाँ पर 3 स्टार टोपोलॉजीज़ हैं और इनको जोड़ा गया है रिंग टोपोलॉजी के ज़रिए। अब ये मुख्तलिफ टाइप्स की 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ हैं तो ये कहलाएंगी स्टार रिंग हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी की दूसरी टाइप है स्टार बस हाइब्रिड टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में 2 या 2 से ज़्यादा स्टार टोपोलॉजीज़ को बस टोपोलॉजी के ज़रिए जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 3 स्टार टोपोलॉजीज़ यहाँ हैं हमारे पास और 2 ये हैं, यानी 5 स्टार टोपोलॉजीज़ हैं। तो जब इस स्टार टोपोलॉजीज़ 2 या 2 से ज़्यादा हों और उसको इस तरह से यहाँ पर आप देखिए बस टोपोलॉजी के ज़रिए जोड़ा गया है तो ये स्टार बस हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी वेब। ये वेब क्या है? अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। लैन्स हमने पढ़े हैं, स्मॉल स्केल नेटवर्क्स हैं, एक बिल्डिंग के अंदर, एक रूम के अंदर बनाए जाते हैं। इन नेटवर्क्स को बनाने के 2 तरीके हैं, वो भी हमने डिस्कस किए थे कि वायर्ड तरीका भी है और वायरलेस तरीका भी है। तो जब भी लैन को वायरलेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाया जाए तो उसके अंदर सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल होगा वो वेब होगा, वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। वायरलेस नेटवर्क कैन ट्रांसमिट डाटा थ्रू रेडियो वेव्स। अब जब हम वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें डाटा केबल्स के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होता बल्कि रेडियो वेव्स के थ्रू होता है। इस तरह से डाटा इजी टू इंटरसेप्ट हो जाता है, यानी उसको स्टील करना, उसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाते हुए कैप्चर करना आसान हो जाता है। अब इसको कौन लोग ऐसा कर सकते हैं? पीपल में स्पाई ऑन प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल कॉन्वर्सेशंस। अगर नेटवर्क पर कोई बहुत अहम गुफ्तगू हो रही है, अहम डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, बड़ी सीक्रेट कोई कम्युनिकेशन हो रही है, तो बहुत से लोग हो सकता है उसकी जासूसी में लगे हुए हों, तो ऐसे लोग डाटा को इंटरसेप्ट करना चाहेंगे। अब उसका हल क्या है कि वेब एड्स सिक्योरिटी टू अ वायरलेस नेटवर्क बाय इनक्रिप्टिंग दिस डाटा। जब भी डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जाएगा बल्कि उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, असल अपनी वो शक्ल में ट्रांसफ़र नहीं होगा। और अगर ऐसा डाटा इंटरसेप्ट हो भी जाए तो जो शख्स उसको इंटरसेप्ट करेगा, हासिल करेगा, वो उसको समझ नहीं पाएगा। वंस डाटा इज़ इंटरसेप्टेड इट विल बिकम अनरिकग्नाइजेबल टू द सिस्टम। लेकिन जिस सिस्टम के लिए वो डाटा भेजा जा रहा है, जो उस डाटा का डेस्टिनेशन है, वो उस इनक्रिप्टेड डाटा को रिकग्नाइज कर लेगा। वो इसलिए कि उसके पास उस डाटा को डिक्रिप्ट करने का एल्गोरिदम होगा। वो जानता है कि डाटा को क्या एल्गोरिदम यूज़ करके इनक्रिप्ट किया गया है। सिस्टम्स दैट आर ऑथराइज्ड ऑन द नेटवर्क विल बी एबल टू रिकग्नाइज एंड डिक्रिप्ट द डाटा, यानी उनको इनक्रिप्शन एल्गोरिदम का नॉलेज होता है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, शॉर्ट में इसको हम UDP कहते हैं। ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, यानी
दो कंप्यूटर्स के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने का एक प्रोटोकॉल है जिसको इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है। ये 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ। टीसीपी प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसमें डाटा जब ट्रांसफ़र होता है तो छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में होता है। यूटीपी में जो डाटा के पैकेट्स होते हैं वो डाटाग्राम कहलाते हैं। और यूडीपी किस तरह की कम्युनिकेशन में यूज़ होता है? टाइम सेंसिटिव ट्रांसमिशंस में, जहाँ पर टाइम इम्पॉर्टेंट हो, एक ख़ास टाइम के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करना हो, जैसे कि हमारी वीडियो प्लेबैक है या फिर हमारा डीएनएस एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है, उसमें भी टाइम लिमिटेशन होती है। एक सर्टन टाइम के अंदर हमें रिक्वेस्ट फुलफ़िल करनी होती है, ऐसे में यूडीपी इस्तेमाल किया जाता है। यूडीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें हैंड शेकिंग रिक्वायर नहीं होती। हैंड शेकिंग का मतलब डाटा कम्युनिकेशन में ये है कि जब एक सेंडर कुछ डाटा रिसीवर तक भेजता है तो डाटा भेजने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में बाकायदा तौर पर कोई एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं है कि सेंडर डाटा भेज रहा है और रिसीवर उसको रिसीव करने के लिए तैयार है। इसलिए यूडीपी को, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम है कि यहाँ पर सेंडर और रिसीवर के बीच में सिर्फ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, किसी किस्म की हैंड शेकिंग या एक्नॉलेजमेंट्स हमें नज़र नहीं आ रही। इसीलिए इसको एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इन्हीं चीज़ों की वजह से और कुछ और फीचर्स की वजह से जो भी हम डिस्कस करेंगे, ये प्रोटोकॉल क्विकली काम करता है। यूडीपी में एरर चेकिंग की और पैकेट्स को तरतीब देने की, डेस्टिनेशन पर जो पैकेट पहुंचेंगे उनको तरतीब देने की, ऑर्डर करने की फंक्शनैलिटी नहीं है, जबकि ये फंक्शनैलिटीज़ टीसीपी में मौजूद हैं। हैंड शेकिंग का ना होना, एरर चेकिंग का ना होना और ऑर्डरिंग फंक्शनैलिटी का ना होना, ये तीन चीज़ें भी यूडीपी को क्विक बनाती हैं। इसीलिए इसको यूडीपी को यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल के अलावा अनरिलायबल डाटाग्राम प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। और ये यूज़ कब इस्तेमाल होता है? क्योंकि अभी मैंने अनरिलायबल का वर्ड इस्तेमाल किया जो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे कम्युनिकेशन प्रोसेस होते हैं या सर्विसेज होती हैं जिनमें हम तेज़ डाटा ट्रांसफ़र चाहते हैं और कम रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र को भी चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी स्पीड होती है। तो ऐसे में यूडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। यूडीपी डाटाग्राम दिखाया गया है यहाँ पर। जब डाटा भेजा जाता है तो उसमें सोर्स का पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर मेंशन होता है, फिर डाटाग्राम का साइज़ दिया जाता है और चेकसम इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई डाटाग्राम करप्ट हो जाता है तो किस तरह से उसकी नॉलेज रखनी है कि डाटा करप्ट हो चुका है। हालांकि यूडीपी में ना तो एरर चेकिंग फैसिलिटी है और ना ही उसमें डाटा को दोबारा से, जो डाटा करप्ट हो जाए उसको दोबारा से भेजने की फंक्शनैलिटी मौजूद है। और डाटाग्राम का जो बड़ा हिस्सा है वो डाटा पर मुश्तमिल होता है, जो डाटा हमें डेस्टिनेशन तक भेजना है। यूडीपी का इस्तेमाल आमतौर पर VoIP यानी वॉइस ओवर IP पे, स्काइप पे जिससे हम बात करते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। DNS सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम्स में, जब हम कंप्यूटर्स में IP एड्रेस के अगेंस्ट डोमेन नेम्स को मेंटेन रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर IP एड्रेसेस को, डोमेन नेम्स को IP एड्रेसेस पर मैप किया जाता है। इसके अलावा यूडीपी का इस्तेमाल वीडियो प्लेबैक में किया जाता है।